नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कोविड-19 का मामला प्रदेश भर में बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें फिलहाल 9 राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच पंजाब में रात 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की तरफ बढ़ा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी हालात खराब। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत की वैक्सीन से बौखलाया चाइना ने लिया बड़ा कदम। का चाइनीज वैक्सीन लगवाए बिना भारत में चीन में नहीं होगी किसी की एंट्री। जी हां, दुनिया भर में आपको बताते 72 देशों में भारतीय वैक्सीन का बजा है डंका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में दी है जानकारी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचकर बोले ममता दीदी खेला होवे बड़ी घेर लिया है ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल अलास्का में बातचीत की टेबल पर बैठेंगे अमेरिका और चीनी। अच्छे रिश्तों की शुरुआत पर 5 विवादों पर है साया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वहीं पाकिस्तान भारत को कह रहा है अच्छा दोस्त का दोस्ती निभाएंगे तो दोनों फायदे में रहेंगे। खुद के देश को बर्बाद करके भी भारत को फायदा दे रहा है इमरान खान। जी हां, अभी ये भी बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों का फिर से आतंक। भाजपा के सांसद अर्जुन सिंह के घर समेत 15 बीजेपी के कार्यालयों पर बमबारी की गई है। बड़ी खबर, डराने की चेष्टा पीएम मोदी ने दी है चेतावनी। अमित शाह भी गुस्से में। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के घरों पर निशाना बनाया गया है वो भी बताएंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोविड-19 को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश के कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ी। पंजाब में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू, दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग, मुंबई में हालात बेहद खराब हो, मध्य प्रदेश भी लॉकडाउन की तरफ बढ़ा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में एक बार फिर से पिछले साल जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। 102 दिन बाद पहली बार देश भर में 24 घंटे में 35,000 से अधिक नए मामले सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना की तेज हुई रफ्तार ने भी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में स्थिति अत्यधिक गंभीर होती जा रही है और कई शहरों में सीमित लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़े हैं। गुजरात में बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्कों को आज से अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब में नाइट कर्फ्यू आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया। और उधर नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ जिलों में नाइट कर्फ्यू को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू करने का ऐलान। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, मुंबई पुलिस ने भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए एक लोकप्रिय रेस्तरां के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी है। दोस्तों लगातार कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकार एक्शन में है। दिल्ली में भी हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक के लिए आपात बुलाई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारत में बनी वैक्सीन की चीन में सफलता। चीन सफलता से बौखलाए, चीन का चाइनीज वैक्सीन नहीं तो वीज़ा भी नहीं। जी हाँ, भारत में निर्मित वैक्सीन की सफलता से चीन पूरी तरीके से बौखला गया है। दुनिया भर में भारत में बनी वैक्सीन की सफलता, उनके डिमांड और सप्लाई के कारण चीन तिलमिलाया हुआ है और इसमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन इतनी तेज़ी से पूरे दुनिया में अपना डंका कैसे बजाने लगा है। इसे कोरोना के लिए अब चीन नया पैंतरा बता रहा है। एक सर्कुलर निकालते हुए चीन ने कहा है फिलहाल अब किसी भी विदेशी नागरिक को उसी शर्त पर चीन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी और अब वो चीन में बनी वैक्सीन लगवाएगा। अब वैक्सीन का वीज़ा पाने के लिए चीन में बनी वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों चीन बौखला है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर एम्स के मुखिया रणदीप गुलेरिया का बड़ा ऐलान। कहा है कि फिलहाल अगर 50 लाख डोज पर डे
नहीं बनी कोरोना वैक्सीन की तो कोरोना रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे और पिछले 24 घंटे के अंदर 35,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस बीच 172 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर एक्सपर्ट ने चिंता जताई है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फिलहाल हम दूसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फिलहाल जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में मौत के आंकड़ों में कमी दिखेगी। उन्होंने कहा है कि हमें एक दिन में कम से कम 50 लाख डोज देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, खास करके ग्रामीण इलाकों में। एम्स डायरेक्टर ने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फिलहाल अभी स्थिति बेकाबू नहीं हुई है, हमें बस पिछले साल सीखे गए सबक को फिर आजमाना है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन पर जोर देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पर जोर दें और पॉजिटिव केस जो आए हैं उसे आइसोलेट करें। इस तरीके की बातें कही गई। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर बोरिस जॉनसन ने भारत दौरे से पहले पीएम मोदी की तारीफ, ग्लोबल वार्मिंग से जंग के नेतृत्व को सराहा। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने भारत दौरे से पहले जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और जॉनसन ने कहा फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग से जंग में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई अहम कदम भी उठाए हैं और उन्होंने भारत को अपना दोस्त करार देते हुए कहा है कि फिलहाल अगले महीने की प्रस्तावित यात्रा के दौरान वार्ता के एजेंडे में टिकाऊ भविष्य के लिए लंदन और नई दिल्ली के साझा दृष्टिकोण सहित कई मुद्दे शामिल रहेंगे। आपको बता दें बोरिस जॉनसन अप्रैल में भारत दौरे पर आने वाले हैं। आपदा प्रतिरोधक आधारभूत ढांचा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोरिस जॉनसन ने इसकी मेज़बानी करने का लेकर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा भी किया है। आपको बता दें कि सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया है और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही, पीएम मोदी का टीएमसी के चुनावी नारे पर वार, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले होवे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा फिलहाल दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। पीएम मोदी ने कहा है कि अब खेला खत्म हो गया, अब विकास शुरू होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे लिए दीदी भी भारत की एक बेटी है। जब दीदी की चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई, दीदी के पैरों की चोट जल्द से ठीक हो। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र ने सस्ता चावल भेजा तो टीएमसी के टोलाबाजों ने उसे भी घोटाला कर दिया और यहाँ तक कि भर्ती परीक्षाओं में टीएमसी सरकार ने जो खेल खेले हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो हुआ वो पूरा देश देख रहा है। 10 साल तक लोगों पर लाठियां चलवाने के बाद अब ममता बनर्जी दीदी अचानक बदली दिख रही हैं। ये हारने का डर है। ममता दीदी ने गाड़ी से उतरकर लोगों को डांटा, तुष्टीकरण के लिए आपका रुख बंगाल के लोगों को याद दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि पुरुलिया क्षेत्र के कनेक्टिविटी को सुधारना जरूरी है। बंगाल के हर हिस्से को रेल नेटवर्क से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2 मई के बाद जब तक बीजेपी की सरकार बनेगी तो बंगाल में रेलवे के बाकी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू होगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बांग्लादेश फेसबुक पोस्ट को लेकर हिफाज़त इस्लाम समर्थकों ने हिंदू गाँव पर किया हमला। जी हाँ, बांग्लादेश में एक हिंदू गाँव पर हिफाज़त इस्लाम समर्थकों ने हमला कर दिया। बुधवार की सुबह सुनामगंज के सल्ला जिला में एक हिंदू गांव पर हज़ारों हिफाज़त इस्लाम समर्थकों ने हमला किया। दरअसल एक हिंदू ने फेसबुक पोस्ट लिखकर बंगबंधु की मूर्ति का विरोध करने वाले हिफाज़त इस्लाम के संयुक्त महासचिव मौलाना मुफ्ती हक की आलोचना की थी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हिफाज़त इस्लाम के अमीर अल्लामा जुनैद बाबू नगरी, संयुक्त महासचिव मौलाना मुफ्ती मानुमुल हक और कई अन्य केंद्रीय नेताओं के सोमवार को डरई अपजिला में एक सम्मेलन किया गया। एक सम्मेलन में मानुमुल ने बंगबंधु की मूर्ति का विरोध किया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों हिंदुओं के घर को आग लगा दिया गया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा भारतीय उद्योग यदि आपूर्ति करें तो सैनिकों के कपड़ों के आयात पर रोक लगा देंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा है फिलहाल भारतीय कपड़ा उद्योग यदि
सेना में इस्तेमाल होने वाले उन्नत किस्म के कपड़े की आपूर्ति कर पाए तो विदेश में इन्हें कपड़ों के आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल यदि भारतीय कपड़ा उद्योग सैनिकों के वर्दी के लिए कपड़ा देश के अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडे मौसम के अनुकूल तैयार कर सके तो सुरक्षा बलों की वर्दी के आयात पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। आपको बता दें कि फिक्की की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हमें ऐसा कपड़ा चाहिए जो लद्दाख की ठंड, रेगिस्तान की गर्मी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के मौसमों के अनुकूल हो, जहां जंगल और छोटे पहाड़ हैं। जनरल ने कहा है कि फ़िलहाल अभी तक बड़े पैमाने पर कपड़े का आयात हो रहा है। हम चलते हैं अपडेट। अलास्का में बातचीत की टेबल पर बैठेंगे अमेरिका और चीन, अच्छे रिश्तों की शुरुआत पर 5 विवादों पर साया। दरअसल रिश्तों में कड़वाहट के बीच अमेरिका और चीन 18 मार्च को भारतीय बातचीत की टेबल पर होंगे। ये मीटिंग अलास्का के एंकरेज में होंगी। इसमें अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलीवान अपने उनके चीनी काउंटरपार्ट से बात करेंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की चीन से ये पहली बातचीत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय में दोनों देशों के संबंध में काफ़ी बिगड़ गए थे। ऐसे में रिश्तों को दोबारा ट्रैक पर लाने में ये बैठक अहम साबित हो सकती है। हालांकि मीटिंग से पहले अमेरिका ने सख्त रुख दिखाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो चीन से उइगरों पर अत्याचार, ताइवान, तिब्बत, हांगकांग में चीन की दखल और दक्षिणी चीन सागर जैसे मुद्दों पर रुख साफ करेंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान को बर्बाद कर चुके इमरान खान दे रहे ज्ञान, कहा हमसे दोस्ती रखने पर भारत को होगा आर्थिक लाभ। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्थिक बहाली की बात करें तो बड़ी खबर निकल के आ रही। दौरे में पहुंचा पहले चुके प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के नफ़े नुकसान की सीख दे रहे हैं। खान ने बुधवार को कहा है फिलहाल यदि भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखता है तो उसे आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे भारत को पाकिस्तान भूभाग के राष्ट्रीय संसाधन बहुल मध्य एशिया में सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी। यदि आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहा है और सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश के बोझ तले दबा हुआ है। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें नंदीग्राम में धर्मेंद्र प्रधान की रैली पर हमला, एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल, टीएमसी पर आरोप। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। अब प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला हुआ है। आरोप है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। इससे पहले भी भाजपा के कार्यकर्ता बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार नंदीग्राम एक दक्षिणी मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष पूरन चंद्र पात्रों का सिर फट गया। वहीं नंदीग्राम ने सोनूचूरा में हो रहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी जनसभा में शामिल हुआ था। जख्मी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री ने हॉस्पिटल पहुंचाया और धर्मेंद्र प्रधान ने अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाकर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की है। इससे पहले 24 उत्तरी परगना के जगदल में क्रूड बम से हमला किया गया था और इस हमले में एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए थे। जिस जगह पर हमला हुआ वो स्थान बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। बीजेपी इस हमले की शिकायत चुनाव आयोग से कर रही है। आपको बता दें उत्तरी 24 परगना जिले के जगदल इलाके में बुधवार रात को 18 नवंबर गली में एक घटना हुई थी। तो दोस्तों लगातार पश्चिम बंगाल में बमबारी हो रही है। ये भाजपा नेताओं को डराने की एक साजिश लगातार की जा रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यूवी कुलपति के पक्ष में उतरे अयोध्या के संत बोले जिस आराधना से हो किसी को कष्ट वो है व्यर्थ। जी हाँ, बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें डाउन कर दिया गया है मस्जिदों की आवाज़ों को। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें अजान बीसी की अजान से दिक्कत हो रही है जिस पे बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि फिलहाल प्रयागराज की लाल मस्जिद की मीनार जो कि सिविल लाइंस में है वहां लगे लाउडस्पीकर की दिशा अब बदल दी गई है। बीते दिनों सुबह सुबह लाउडस्पीकर से अजान की आवाज़ के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने आवाज़ उठाते हुए डीएम को चिट्ठी लिख दी है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं इसके साथ ही आवाज़ को भी पहले की तुलना में काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। आपको बता दें इस बीच महंत साधु संत भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति के समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए ऐसा अजान ठीक नहीं होना चाहिए। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे पर राज्य अलर्ट। पंजाब में नाइट कर्फ्यू, दिल्ली में केजरीवाल की आपात बैठक, हालात फिर से खराब होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दरअसल पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया और ये नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
सीएम अमरिंदर ने गुरुवार को ये नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन शाम तक जारी रहने का ऐलान कर दिया और ये नाइट कर्फ्यू हालात पर काबू पाने तक जारी रहेगा। उधर दिल्ली में कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार हाई अलर्ट पर आ गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम एक बैठक बुलाई और बैठक से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये बड़ी बातें कही। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें गडकरी का संसद में ऐलान, 1 साल में हटाए जाएंगे सभी टोल प्लाजा, हाईवे पर लगेंगे जीपीएस ट्रैकर। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बड़ा ऐलान कर दिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि फिलहाल सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। अपने आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। दरअसल अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा से टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई ढालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए हैं जो नगर की सीमा पर हैं और ये निश्चित तौर पर गलत हैं और अन्याय करने लगे हैं। इस तरीके से टोल प्लाजों को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है और एक तरीके से टोल प्लाजों को पूरी तरीके से हटाने की बात कह दी गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया की फार्मेसी के रूप में बड़ी भारत की प्रतिष्ठा, 72 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में लोकसभा में बताया है कि फिलहाल वैश्विक महामारी के बीच विभिन्न देशों तक पहुँच ने दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ कर दिया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल हमने 72 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन की आपूर्ति की है। देश की वैक्सीन मैत्री पहल उन्होंने कहा है कि ये वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी परंपरा पर आधारित है। ये भारत की बदली क्षमताओं का मानवता के लिए उपयोग करने की सरकार की सोच पर आधारित है और कैरिबियाई देशों को लेकर प्रशांत द्वीपीय देशों तक स्वदेश स्पष्ट है। तो दोस्तों 72 देशों में भारतीय कोविड का डंका बज रहा है, अपने आप में बेहद बड़ी बात है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने दिहाड़ी मजदूर की पत्नी को बनाया अपना प्रत्याशी, पति के बैंक खाते में जमा है सिर्फ 1500 रुपये। दरअसल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बांकुरा जिले के सलतोरा विधानसभा सीट से एक ऐसी महिला प्रत्याशी को उतारा है जिसका नाम काफ़ी चर्चा में है। महिला का नाम चंदा बावरी है और उनके पति एक दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोजाना सिर्फ 400 रुपये कमा पाते हैं। चंदना बावरी ने सलतोरा सीट से अपना नामांकन करते समय चुनाव आयोग को जो शपथ दिया है उसके अनुसार उनके खुद के बैंक खाते में 6335 रुपये और उनके पति के खाते में महज 1500 रुपये है। अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कार्यकर्ताओं को टिकट देती है जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।